कि अंतरण के प्रकरण जो है दाखिल खारिज के तौर पे वो दर्ज किए जाएंगे। वो मकान निर्माण करा सकते हैं, या कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री डाल सकते हैं, या कोई मार्केट है मार्केट भी बना सकते हैं। कि अगर आपने अपनी भूमि धारा 143 करा ली है तो आपके अंतरण और उत्तराधिकार के मामले जो है वो खतौनियों पे दर्ज नहीं होते थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 के बारे में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 क्या है, वो कौन सी भूमियां हैं जिन पर धारा 80 लागू नहीं होती है, यानी कि जिन भूमियों पर धारा 80 नहीं कराई जा सकती, और साथ में जो विकास प्राधिकरण है उसमें वो कौन सी जांच करता है धारा 80 की जो घोषणा में, और साथ ही क्या लाभ मिलता है धारा 80 कराने के बाद, और साथ में ही धारा 80 कराने में कितना पैसा लगता है, और आखिरी में बात करेंगे कि धारा 80 कैसे निरस्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी देता रहता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धारा 80 जिसका पुराना नाम है 143, यानी कि जो धारा थी, पहली पुरानी जो धारा थी हमारी राजस्व की, वो 143 थी, जिसको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में और नियमावली 2016 में इसको परिवर्तित करके धारा 80 कर दिया गया है। इसमें होता यह है कि कोई भी काश्तकार है, अगर अपनी जो भूमि है, जो लैंड है उसकी, उस पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि खेती का कार्य नहीं कर रहा है, तो उस पे वो भूमि को अपनी लैंड यूज चेंज कराता है। लैंड यूज चेंज कराने के बाद धारा 80 का जो है आवेदन उप जिलाधिकारी को देता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस तरह से जो वो आवेदन उप जिलाधिकारी महोदय को करता है, उसके बाद विहित रीति से 45 दिन में, यानी कि 45 दिन में यह घोषणा कर दी जाती है कि आपकी भूमि जो है वो अब गैर कृषि घोषित की जा रही है, अब उसको लैंड यूज उसका चेंज हो गया है और वो धारा 80 घोषित हो जाएगी। आगे बात करेंगे कि कौन सी भूमियां जो हैं उन पे धारा 80 घोषित नहीं की जा सकती, यानी कि कौन कौन सी भूमियां हैं। अगर आपकी जो भूमि है उस पर कोई कृषि कार्य चल रहा है, या कोई कुक्कुट पालन चल रहा है, या कोई मत्स्य पालन चल रहा है, या फिर उस पर बाग लगी है, बागबानी का कार्य है, यानी कि इन सब चीजें, ये जो मैंने बताई आपको, ये सब चीजें चल रही हैं, तो वो भूमियां जो है वो धारा 80 घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि उस पर स्पष्ट है, क्योंकि ये कृषि कार्य के अंतर्गत ही आती हैं। यानी आपका जो मछली पालन है और बागबानी है और जो अन्य कृषि, जो जलीय खेती है, या किसी भी प्रकार की जो कृषि का कार्य अगर किया जा रहा है, तो वो भूमि धारा 80 घोषित नहीं की जा सकती है। और साथ में आगे बात करेंगे कि जो महाविकास योजना होती है किसी भी शहर की, जो उसके अंतर्गत ये अगर भूमि आ रही है तो भी धारा 80 घोषित नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपके जब आप प्रार्थना पत्र देते हैं, उप जिलाधिकारी महोदय को देते हैं, तो वहां पर उसकी एक कॉपी जो है वो संबंधित जो विकास प्राधिकरण होते हैं वहां पर भी भेजी जाती है, ताकि उसका लैंड यूज चेक किया जाए, और वहां पर उस भूमि पर कहीं विकास योजना में तो नहीं है, महानगर योजना में तो नहीं है, तो स्पष्ट आख्या भी वहां से आती है, और उसके बाद ही जो है आपकी भूमि धारा 80 घोषित की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि धारा 80 में जो है कितना पैसा लगता है, यानी कि आपको अगर अपनी भूमि जो है, अगर आपको धारा 80 घोषित करानी है तो आपको कितना शुल्क देना होगा। तो दोस्तों, ये शुल्क इसमें स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में स्पष्ट है कि जो भी भूमि आप करा रहे हैं उसकी जो मालियत होगी तो उसका 1%, यानी 1% शुल्क जो है सरकारी फीस के तौर पे वो जमा होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी वैल्यू भूमि की 1 लाख रुपए है तो उसका 1% यानी कि 1000 रुपए शुल्क जमा होगा। और ये जो शुल्क है ये आप चालान के माध्यम से तहसील में, उसी राजस्व न्यायालय में जो है जमा कर सकते हैं। और आगे दोस्तों अब बात करेंगे कि जो अगर आपकी भूमि है या कोई भी भूमि है, जब वो धारा 80 घोषित हो जाती है, यानी कि उस पे जो है गैर कृषि प्रयोजन हेतु भूमि को घोषित कर दिया जाता है, तो क्या उसके बाद भी आपकी दाखिल खारिज या अंतरण चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, उत्तराधिकार के जो मामले हैं वो दर्ज होंगे या नहीं दर्ज होंगे, तो इसके बारे में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में स्पष्ट ये दर्ज किया गया है। जो धारा 83 है उसमें भी उल्लिखित है, कि आप देख भी सकते हैं, उसमें भी उल्लिखित है
कि जो भी उत्तराधिकार के मामले हैं या अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीति से नामांतरण किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 83 है उसमें ये स्पष्ट रूप से बोला गया है। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो नियमावली 2016 है उसमें भी जो नियम 93 है, आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे होंगे, जो नियम 93 है उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अंतरण के मामले जो है वो दर्ज किए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। राजस्व संहिता के अनुसार ही जो है राजस्व न्यायालय भी कार्य करते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट ये बता देता हूँ कि जो पूर्व में ये जो धारा थी, धारा 80, जो पुरानी धारा थी 143 धारा थी, इसमें ये व्यवस्था नहीं थी। यानी कि अगर आपने अपनी भूमि धारा 143 करा ली है तो आपके अंतरण और उत्तराधिकार के मामले जो है वो खतौनियों पे दर्ज नहीं होते थे। लेकिन धारा 80 में ऐसा नहीं है, और क्योंकि राजस्व संहिता में ये स्पष्ट किया गया है कि अंतरण के प्रकरण जो है दाखिल खारिज के तौर पे वो दर्ज किए जाएंगे। दोस्तों, अब आखिरी में हम बात ये भी करेंगे कि धारा 80 कराने के आखिर फायदे क्या होते हैं, आखिर क्यों अपनी भूमि को कोई धारा 80 कराए। तो धारा 80 कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी जो भूमि पर है वो मकान निर्माण करा सकते हैं, या कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री डाल सकते हैं, या कोई मार्केट है मार्केट भी बना सकते हैं। यानी कि एक तरह से पूरा कमर्शियल उपयोग आप अपनी भूमि पर कर सकते हैं, और उस पे तहसील या जो हमारी जो तहसील की इकाई है उसका कोई भी हस्तक्षेप उसके बाद उस पे नहीं रहता है, क्योंकि आपने उसका लैंड यूज चेंज करा लिया है और अपनी भूमि को आकर्षित करा लिया है। खासकर इसमें प्रकरण जो सामने इस समय आते हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो भूमियां होती हैं, यानी एससी कम्युनिटी के लोगों की जो भूमि होती है, वो धारा 80 करने के बाद वो किसी भी सामान्य या ओबीसी के सदस्यों को आसानी से जो है विक्रय कर सकते हैं। उसमें कोई भी बाधा नहीं आती है, उसमें कोई भी विक्रय अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो खास तौर पर ये इस प्रयोग में ज़्यादा लाया जाता है। और इसका एक और फायदा मिलता है कि जो आप अगर लोन ले रहे हैं किसी बैंक से, अपनी भूमि पर लोन लेते हैं, तो जो धारा 80 घोषित हो जाती है भूमि, तो आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और अगली बात रही कि जो अन्य फायदा है उसमें, अगर आपकी भूमि अगर आपने धारा 80 करा ली है और वो भूमि बाई चांस किसी अधिग्रहण में चली जाती है, सरकारी अधिग्रहण में चली जाती है, तो आपको जो उसकी वैल्यू है, जो मूल्य है, वो वर्ग मीटर के अनुसार मिलेगा। यानी कि जो अन्य भूमियां हैं, जो कृषि योग्य भूमि है, उस पे जो मुआवजा मिलता है वो कृषि भूमि के आधार पर मिलता है। लेकिन जो भूमि धारा 80 घोषित है उसमें मुआवजा ज्यादा मिलता है। तो ये एक बड़ा फायदा होता है धारा 80 कराने के बाद। और अंत में बात करेंगे कि अगर आपने भूमि अपनी धारा 80 घोषित करा ली है तो वो निरस्त कैसे हो सकती है, यानी कि निरस्त कैसे हो सकती है। तो इसमें ये प्रावधान है कि अगर आप अपनी कृषि भूमि पर अगर आपने धारा 80 घोषित करा ली है और पुनः उस पे खेती शुरू कर दी है, यानी कि आपने कृषि कार्य पुनः चालू कर दिए हैं, तो आपकी भूमि धारा 80 रद्द हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 82 में ये स्पष्ट किया गया है कि अगर आप अपनी भूमि पर पुनः कृषि कार्य करेंगे तो आपकी जो धारा 80 है वो स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सही और सटीक जानकारियाँ आपको देता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अब किसी अन्य वीडियो में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।